हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आने वाले अलग अलग एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस भूगोल की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न है, होर्मुज जलडमरू मध्य जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? ऑप्शन पढ़ें। लाल सागर और भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, एडन की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो याद रहेगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ऐसे हम बोल सकते हैं जल संधि किन किन दो खाड़ियों को जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य किसका है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा ध्यान से। साइप्रस द्वीप राष्ट्र मुख्य रूप से किस जल निकाय में स्थित है? हमसे पूछा गया है जो साइप्रस नामक द्वीप है ये किस सागर या किस समुद्र के बीचों बीच स्थित है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन है ब्लैक सी, काला सागर, एजियन सी, एजियन सागर, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, पूर्व भूमध्य सागर, रेड सी या लाल सागर। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी या पूर्व भूमध्य सागर। तो साइप्रस द्वीप कहाँ स्थित है? पूर्व भूमध्य सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे पढ़िएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि क्षेत्र से गणना करके किया जाता है तो इस माप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ें। ऑप्शन है कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी, सकल घनत्व, ग्रॉस डेंसिटी, शुद्ध घनत्व, नेट डेंसिटी, शारीरिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो आपको ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन क्या है, हमें कृषि क्षेत्र में गणना करके जनसंख्या घनत्व निकालना है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाएगा शारीरिक घनत्व। क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शारीरिक घनत्व के आधार पर कहा जाएगा कैसे? कृषि क्षेत्र की गणना को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, देखें, गर्मी के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? हमसे पूछा गया बेटा, गर्मी के महीनों के समय प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? ऑप्शन पढ़ें। 24 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ या 14 डिग्री नॉर्थ। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, किस अक्षांश में चलती है? 14 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सबसे अधिकतम है? ऑप्शन पढ़िए। क्या पूछा पहले, तो ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी अधिकतम है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन की लेंथ हमने क्या लिखा है? ग्रामीण भारत कहा है। ठीक है, तो ग्रामीण भारत में हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103 किलोमीटर से भी अधिक है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना शब्द को। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट या अफ्रीकी प्लेट। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट हमसे पूछी गई है और सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट प्रशांत महासागर की से क्या कहते हैं? पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, पढ़िएगा। किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ठीक, ऑप्शन पढ़ें। लोकेशन, स्थान, राहत, रिलीफ, समुद्र से दूरी या मिट्टी का प्रकार। तो आपको ध्यान रखना बेटा, जो मिट्टी का प्रकार है ये हमेशा किसे प्रभावित करता है? कृषि या खेती को जलवायु प्रभावित नहीं करता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिट्टी का प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2021 तक लगभग 70 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल वेशन निकाय कौन सा है? ठीक है, तो हमको ध्यान रखना, हमसे पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा जल वेशन निकाय कौन सा है? ऑप्शन पढ़ें। अमूर वेसिन, अमेजन वेसिन,
कांगो बेसिन या नील बेसिन। तो ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़े अफवाह तंत्र या क्षेत्रफल वाली नदी का नाम क्या? अमेज़न। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? अमेज़न नदी बेसिन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कोई सीमा साझा नहीं करता? भूटान और असम, भूटान और मेघालय, भूटान और पश्चिम बंगाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन बी भूटान और मेघालय, याद रखिएगा। भूटान और मेघालय के बीच कौन? असम राज्य है, इसलिए भूगोल भूटान की सीमा मेघालय को टच नहीं कर पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज्यादातर अति जनसंख्या का कारण होता है? ऑप्शन पढ़ें। वनों से ढके क्षेत्र में वृद्धि, भूमि और वन नवीनीकरणीय संसाधनों पर दबाव, पानी में कमी, पर्याप्त संसाधन का भंडार। क्या है? अति जनसंख्या का कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखिएगा, अति जनसंख्या से क्या होगा? भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव बनेगा। ठीक है, सही है। तो भूमि और अन्य नवीनीकरण संस्थानों में क्या होगा? कमी होगी, सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। क्वेश्चन है, अबनूस और महगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आपको ध्यान रखना बेटा, अबनूस और महोगनी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी अबनूस और महोगनी के वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, ग्रीन रेडिएशन, परावैंगनी किरण। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो परावैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर या ओजोन परत बचाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार कब आते हैं? ऑप्शन पढ़ें। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर हों, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में संरेखित हों, जब महाद्वीपों द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है, जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, नीप टाइड या लघु ज्वार कब आते हैं? तो ऑप्शन ए, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, याद रहेगा। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होंगे तो क्या आएंगे? लघु टाइड आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बरचान पाए जाते हैं? तो बरचान क्या होते हैं? रेत के छोटे बड़े टापू से बने होते हैं, किनारे जिनके नुकीले होते हैं सींग जैसे। ऑप्शन पढ़ें। जैसलमेर, भीलवाड़ा, अलवर या उदयपुर। तो आपको ध्यान रखना है, रेत से बने टापू जैसी संरचना जिन्हें बरचान कहा जाता है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो याद रहेगा, ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ऑप्शन पढ़ें। भोपाल झील, चिल्का झील, नैनीताल झील और डल झील। तो आपको ध्यान रखना बेटा, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भोपाल की राजा भोज या भोजताल झील। ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन देखें। पीर पंजाल श्रेणी, मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ। तो आपको ध्यान रखना है, मणिपुर पहाड़ी पूर्व में है, नागा पहाड़ी पूर्व में है, मिजो पहाड़ी पूर्व में है, जबकि पीर पंजाल पहाड़ी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या है ना, क्या बेटा? किशोर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? और कब की बात है? 2011 के अनुसार 19.9%, 22.9%, 21.9% और 20.9%। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी, 20.9% क्या किशोर जनसंख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण है? ऑप्शन पढ़ें। पर्यावरण स्थितियां, श्रम बल की कमी, उच्च शिक्षा प्रणाली, अति जनसंख्या। तो आपको ध्यान रखना बेटा, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन, अति जनसंख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्वेश्चन है, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। ऑप्शन है जोहड़,
खादिन, गुल्स और कुल्स। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली का नाम है ऑप्शन बी खादिन। तो खादिन कहाँ की जल संचयन प्रणाली है, तो आपको याद रखना है कहाँ की है, तो जैसलमेर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित परितंत्री तंत्र है। ऑप्शन पढ़ें, घास का मैदान, वन, मछली घर या रेगिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है मानव निर्मित परितंत्र है एक्वेरियम या मछली घर, याद रहेगा। तो सबसे बड़ा मानव निर्मित परितंत्र है मछली घर या एक्वेरियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वनों में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ें, कांटेदार वन और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में है। तो आपको ध्यान रखना है सुंदरबन डेल्टा नाम से सुंदर की ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड। ऑप्शन पढ़ें, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पूर्वी तट के बीच, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के दक्षिणी तट के बीच, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के तट के बीच। तो आपको ध्यान रखना बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिम तट के बीच। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक झुग्गी झोपड़ी की आबादी है। ऑप्शन पढ़ें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़। तो आपको ध्यान रखना बेटा सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। याद रखिएगा यहाँ अति मात्रा में प्रवासी काम करने के लिए आते हैं और यहाँ जरूरी सुविधाओं की बड़ी कमी है। तो सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देश की राजधानी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बिली बिली, हैरिकेन, चक्रवात या टाइफून। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय भाषा में इन्हें बिली बिली कहा जाता है, कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बिल्ली बिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महाबलेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुंह से निकलने वाली किस नदी का बेसिन स्रोत है ना। तो ये पूछा गया है कि भैया महाबलेश्वर के महादेव प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से एक धारा निकलती है, वो धारा किस नदी का उद्गम है। ऑप्शन पढ़ें, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्णा। गोदावरी कहाँ से निकलती, गोदावरी निकलती त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, कावेरी निकलती ताल कावेरी से, नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश के क्षेत्र अमरकंटक से, और कृष्णा निकलती महाबलेश्वर महाराष्ट्र, जो कि प्राचीन मंदिर जो कि गाय के मुख से एक धारा के रूप में निकल रही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन है, निचली वायुमंडलीय परतों में धुआं और धूल के कणों पर पानी की बूंदों का एक घना द्रव्यमान क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़ें, पाला, बर्फीला तूफान, स्मोग या धुआं। तो आपको ध्यान रखना है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं ऑप्शन सी स्मोग। स्मोग निचली वायुमंडलीय परतों में धुआं या धूल के कणों पर पानी की बूंदों का एक घना द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंध को संबंधित है, संबंध से संबंधित। ऑप्शन पढ़ें, पूरा पारिस्थितिकी, माइकोलॉजी, इकिथियोलॉजी, डिमोकोलॉजी। हमसे क्या पूछा गया है, प्राचीन पर्यावरणिक विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूरा पारिस्थितिकी। क्या होगा, पूरा पारिस्थितिकी संबंध प्राचीन क्षेत्रों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी। ऑप्शन पढ़ें, ठाणे, अजमेर, पुणे या कोल्लम। तो आपको ध्यान रखना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महाराष्ट्र का ठाणे। क्लियर, याद रहेगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, महाराष्ट्र का
खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दें। क्वेश्चन है, एक ही दिन में होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच भिन्नता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ें, आर्द्रवल्ब, ड्यूरियन, दैनिक और वार्षिक। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी, ड्यूरिन। तो ड्यूरिन मीन्स होता है, मान लीजिए एक दिन में 45 डिग्री तापमान था, ठीक है, और रात में हो जाता है 30 डिग्री तापमान, तो डिफरेंस कितना? 15। तो उस 15 डिग्री को कहते हैं दैनिक तापांतर, वही होता है ड्यूरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा है? हमसे पूछा गया बेटा, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होगी? पढ़ें, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तरों पर संग्रहित ऊर्जा की मात्रा, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों पर द्रव्यमान और ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों पर उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केकड़ा खाने वाला मकाक, निकोबार कबूतर और विशाल डाकू केकड़ा जैसी प्रजातियों का घर है? ऑप्शन पढ़ें, पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ध्यान रखना है, डाकू केकड़ा जैसी बड़ी प्रजातियां पाई जाती हैं कैंपबेलवे राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैंपबेले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है? ठीक, ऑप्शन पढ़ें, महासागरीय धाराएं, ऊंचाई, अक्षांश या पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो याद रखिएगा, महासागरीय धारा इफेक्ट करती हैं, ऊंचाई और अक्षांश भी इफेक्ट करता है, पर क्या इफेक्ट नहीं करता? तो आपको ध्यान रखना, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, क्रस्ट मेटल वगैरह, ये पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र जलवायु नियंत्रण में कोई सहायता या हेल्प या नियंत्रण नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, प्रशांत और आर्कटिक महासागर के बीच रूसी सुदूर पूर्व के चुक्टोका प्रायद्वीप को अलास्का के सेवर्ड प्रायद्वीप से अलग करने वाले जलडमरू मध्य कौन? मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पर। क्या है? प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच पूर्व के सुक्टोका प्रायद्वीप को अलास्का के सेवर्ड प्रायद्वीप से अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़े, मैसीना जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य और डेविस जलडमरू मध्य। याद रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बेरिंग जलडमरू मध्य से संबंधित है चुटकोटा प्रायद्वीप और अलास्का सेवर्ड प्रायद्वीप को अलग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन पढ़ें, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन सी, मणिपुर। याद रहेगा, मणिपुर की सीमा लगती है किससे? म्यांमार से। याद रहेगा, मणिपुर की सीमा किससे लगती है? म्यांमार में, और उस समय म्यांमार में लगा हुआ राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है कि ऑप्शन एक सही है, कथन एक सही है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर ही है, और लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान भी है। तो याद रखिएगा, ये सभी कथन सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, भारत के प्रादेशिक जल की दूरी तटरेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 111 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक जल सीमा का अर्थ होता है ऐसा जल क्षेत्र जहां किसी देश का पूरा स्वामित्व होता है। तो भारत का स्वामित्व है 12 नॉटिकल माइल से 15 समुद्री मील तक। ठीक है, यहाँ और कोई देश अपना अधिकार नहीं स्थापित कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? ऑप्शन पढ़ें, कैप कैमोरीन, पोर्ट ब्लेयर, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कैलीमरे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे दूरस्थ पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर पूछता भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दूर हिस्सा है, तो हम लगाते कन्याकुमारी, उत्तर में इंदिरा कॉल है, और दक्षिण में कौन सा दूरस्थ? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ें। कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। याद रहिएगा भैया, इस भारत के समुद्र को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ठीक है, हाँ, तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग को कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है? तो उत्तरी भाग को कहा जाता है ऑप्शन सी कोंकण तट। याद रहेगा, तो कोंकण तट क्या कहलाता है? पश्चिमी क्षेत्र का उत्तरी भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ें। भारत के कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भैया भोपाल, भूटान, चीन तीनों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी, सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किससे भी गुजरता है? ऑप्शन पढ़ें। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि भैया अलग अलग है पर अक्षांश तो एक ही होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अक्षांश सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और कहाँ से गुजरता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान राज्य से भी गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पढ़ें। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का आकार चतुर्भुजाकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपरोक्त सभी कथन, तो आपको ध्यान रखना बेटा, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति चतुर्भुज के समान है। भारत क्षेत्रफल में 7वें और जनसंख्या में दूसरे स्थान। हालांकि ऑप्शन अगर हम ध्यान ना दें तो वर्तमान समय में भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ चुका है। यानी ऑप्शन डी सभी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त कथन सही है। याद रहेगा, तो उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन जैसा पढ़ें। मुख्य भूमि भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। गुजरात की भारत में सबसे लंबी तटरेखा है। तमिलनाडु की तटरेखा बंगाली खाड़ी को छूती है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा इतनी है? नहीं है, ये द्वीपों को मिलाकर है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, सही बात है। तमिलनाडु किस क्षेत्र में है? तो बंगाल खाड़ी में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी अपने पॉइंट 2 और 3 कथन सही है, बाकी फर्स्ट वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़े। क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी खड़ी ढलान वाली पर्वत कौन सी? ऑप्शन पढ़े। काराकोरम, राकापोसी, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो आपको ध्यान रखना बेटा, ट्रांस हिमालय की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन पढ़ें। सियाचिन, स्पर, गंगोत्री और बालटोरा। तो आपको ध्यान रखना बेटा, गंगोत्री ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। सबकी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है, जो पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। इसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारत में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन है पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और महाभारत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन मध्य हिमालय का हिस्सा है? तो कौन सा है? धौलाधर। याद रखिएगा, मध्य हिमालय का इनमें से कौन सा हिस्सा है? तो धौलाधर है। ठीक है, बाकी पूर्व और पश्चिम हिमालय का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? ज्वार, रागी, गेहूं और बाजरा। तो आपको ध्यान रखना है, ज्वार, रागी, बाजरा ये सब मोटे अनाज होते हैं। गेहूं एक नॉर्मल अनाज है, तो याद रखिएगा गेहूं किस में नहीं आता? गेहूं मोटे अनाजों में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में रबी फसल है? ऑप्शन पढ़ें। चावल, कपास, मक्का और सरसों। तो आपको ध्यान रखना है, शीत ऋतु की फसलों को रबी की फसल कहा जाता है और ग्रीष्म ऋतु की फसलों को किसकी? खरीफ की फसल कहा जाता है और मध्य की फसलों को जायद की फसल कहा जाता है। ठीक है, तो चावल, कपास और मक्का खरीफ की फसलें हैं और रबी की फसल कौन है? केवल इनमें सरसों। तो याद रखिएगा, रबी की फसल कौन है? इनमें गेहूं और सरसों होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ऑप्शन पढ़ें। उमलिंगला दर्रा,
बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। तो आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का गौरव किसे प्राप्त है? ओमलिंगला दर्रा को। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? ओमलिंगला दर्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बुग्याल और पयाल क्या हैं? क्वेश्चन पढ़ें। तराई क्षेत्र, हिमालय के पास घास के मैदान, उत्तराखंड के घास के मैदान, उपजाऊ भूमि। तो आपको ध्यान रखना बेटा, उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल और प्याल कहा जाता है। ये हिमालय क्षेत्र याद रहेगा। उत्तराखंड के घास के ग्रॉसलैंड्स को बुग्याल और प्याल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन पढ़ें। खीरा, ज्वार, बाजरा या मक्का। तो याद रखिएगा, जायद पूछा गया बेटा। ज्वार, बाजरा जो मक्का है ये अलग फसलें हैं, तो इस फसल को कहते हैं खीरा। तो कुकुम्बर जायद की फसल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तरबूज और खरबूज भी इसी समय उगाए जाते हैं। चलिए, जो कि भारत में हम बात कर रहे हैं केवल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसे किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? ऑप्शन पढ़ें। 2004, 2001, 2009, 2019। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2004 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल 2595 वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन पढ़ें। नागार्जुन सागर, बिलिगिरी, मुदुमलाई या सरसिका। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सिलसिलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रहेगा। तो भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर कैलाश सांकला जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन पढ़ें। असम, तमिलनाडु, नागालैंड या मेघालय। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, भारत का सबसे छोटा ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो असम में है ना। और असम किसके लिए प्रसिद्ध है? असम प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। कौन सा नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है? हेमिस नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के लिए। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है बेटा लद्दाख में। यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी उसी क्षेत्र में है, उत्तराखंड वाले। वन विहार कहाँ है? तो भोपाल में। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक अच्छे से याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। पूरे विश्व में हरित क्रांति जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ें। राल्फ बचे, लिनस पॉलिंग, एम एस स्वामीनाथन या नारमन बोरलॉन्ग। तो याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? नारमल बोरलॉन्ग जी हैं। अगर भारत की बात करता है तो भारत में हरित क्रांति जनक है एम एस स्वामीनाथन जी। तो याद रखिएगा, अगर पूछे नारमन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हरित क्रांति क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति को लाने वाले कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी थे, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सकें, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा।